हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सवी। मैं हूं सविता और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। इससे पहले मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम का टॉपिक पढ़ा दिया है। आपको अगर वो पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर जाके संज्ञा सर्वनाम का टॉपिक आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं विशेषण की परिभाषा क्या होती है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो किसी संज्ञा की विशेषता यानी कि गुण, धर्म आदि बताए उसे विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। आगे देखिए, जैसे यह भूरी गाय है, आम खट्टे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में भूरी और खट्टे शब्द गाय और आम यानी कि संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द विशेषण हैं। इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे घोड़ा, संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला घोड़ा कह देने से केवल काले घोड़े का बोध होता है, सभी तरह के घोड़ों का नहीं। अगला देखिए, विशेष से आप ये भी जान लीजिए विशेष से क्या होता है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेष कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, विशेषण से जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष से कहते हैं। जैसे अच्छा विद्यार्थी पिता की आज्ञा का पालन करता है। इस वाक्य में जो विद्यार्थी शब्द है वो विशेष है, क्योंकि अच्छा विशेषण इसी की विशेषता बता रहा है। आगे देखिए, प्राविशेषण क्या होता है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्राविशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़की बहुत अच्छी है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। उपर्युक्त वाक्य में बहुत और पूर्ण शब्द जो है वो अच्छी तथा स्वस्थ जो कि विशेषण है की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द प्राविशेषण होते हैं। अब आगे देखिए, विशेषण के प्रकार। ये जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं इसे आप अपनी नोट्स बना सकते हैं, आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो देखते हैं विशेषण के प्रकार। विशेषण निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे न्यूमेरल एडजेक्टिव। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण यानी कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। चौथा है संकेतवाचक या फिर सर्वनामिक विशेषण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला है व्यक्तिवाचक विशेषण यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, पहला है गुणवाचक विशेषण। क्या होता है? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि गुण, वह एक अच्छा आदमी है, तो इसमें उसका गुण दिखाई दे रहा है, गुण है वह एक अच्छा आदमी है। रंग की बात होती है, जैसे काला टोपी, लाल रुमाल। आकार के बारे में बताया गया है, उसका चेहरा गोल है, तो यहाँ पर आकार की बात हो रही है। अवस्था, भूखे पेट भोजन नहीं होता, भूखे पेट भजन नहीं होता, तो यहाँ पर अवस्था बताई जा रही है। अब आगे देखिए, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए, संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 5 घोड़े दौड़ते हैं या फिर 7 विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन वाक्यों में 5 और 7 जो शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि
इनसे घोड़े और विद्यार्थी की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान होता है, इसलिए यहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। आगे चलते हैं। ये संख्यावाचक विशेषण, इनके भी दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसको देखिए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। सरल शब्दों में जानिए, जिससे किसी निश्चित संख्या का ज्ञान हो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे 1, 2, 8, चौगुना या फिर सातवां। यहाँ पर निश्चित बता दिया गया है 1, 2, 3, इसलिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। उदाहरण देखिए। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। कमरे में एक पंखा घूम रहा है। यहाँ पर मेरी कक्षा में कितने छात्र हैं तो सटीक बताया है, 40 छात्र हैं। कमरे में कितने पंखे हैं तो यहाँ पर एकदम क्लियर है, एक पंखा घूम रहा है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसको जानिए। वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध न कराते हों वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस विशेषण से संख्या निश्चित रूप से नहीं जानी जा सके वह अनिश्चित होता है। जैसे कि कई, कुछ, सब, थोड़ा, सैकड़ों, अरबों आदि। उदाहरण देखिए। बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित है। यहाँ पर हमें ये नहीं पता लग रहा है कि बम के भय से कितने लोग बेहोश हो गए, बस यहाँ पर ये कह दिया गया कुछ लोग। और दूसरे वाक्य में है कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थी। यहाँ भी हमें क्लियर नहीं पता है कि कितने ही छात्र उपस्थित थे, इसलिए यहाँ पर संख्या जो है अनिश्चित है, इसलिए यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आगे देखिए। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की निश्चित तथा अनिश्चित मात्रा यानी कि परिमाण का बोध कराएं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। जैसे सेर भर दूध, तौला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब पानी और घी लाओ, 2 लीटर दूध या फिर बहुत चीनी। जहाँ पर जो चीज़ नाप या तौल सके हम, वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। आगे देखिए। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। पहला क्या है? निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब इसका देखिए। निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध कराते हैं वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 2 सेर घी, 10 हाथ जगह, 4 गज मलमल या फिर 4 किलो चावल। यहाँ पर परिमाण तो हो रहा है, हम इसको नाप तोल तो रहे हैं, लेकिन निश्चित भी है, संख्या जो है वो निश्चित है। जैसे कि 4 किलो चावल, 4 गज मलमल, तो यहाँ पर संख्या निश्चित दी हुई है, इसलिए यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। आगे है दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तौल का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सब धन, कुछ दूध, बहुत पानी। जैसे पिछले हमने देखा था, वहाँ पर हम चीज़ों को माप तौल तो सकते थे, लेकिन वहाँ संख्या भी निश्चित थी। और यहाँ देखिए, यहाँ पर हम चीज़ों को माप तौल सकते हैं, जैसे कि पानी, दूध या फिर धन, लेकिन यहाँ पर हम इसको
संख्यावाचक नहीं कह सकते। यहाँ पर अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। यहाँ पर सब है या फिर कुछ है या फिर बहुत है। निश्चित नहीं है कि कितना धन या फिर कितना दूध या फिर कितना पानी, इसलिए यहाँ पर संख्या अनिश्चित है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला देखिए, चौथा है संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें, उन्हें संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में समझिए, मैं, तू, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सरल शब्दों में भी वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी ओर संकेत करते हुए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में समझिए, वह गाय दूध देती है, यह पुस्तक मेरी है। जैसे यहाँ पर सर्वनामिक भी है और संज्ञा के साथ है। जैसे वह है तो ये सर्वनाम है और दूध दूध है और गाय यहाँ पर संज्ञा है। जैसे नीचे वाले देखिए, यहाँ पर यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पर मेरी भी सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए, सर्वनामिक विशेषण के भेद। व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वनामिक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। पहला है मौलिक सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। पहला देखिए, मौलिक सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है वहाँ पर मौलिक सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर इत्यादि। दूसरा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। जैसे ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश इत्यादि। अब आगे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, ऐसे शब्द जो असल में संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं एवं विशेषण शब्दों की रचना करते हैं, वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इलाहाबाद से इलाहाबादी, जयपुर से जयपुरी, बनारस से बनारसी, लखनऊ से लखनवी आदि। उदाहरण इसके बनते हैं, जैसे इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आया है तो उसको भी अगर हम उसका नाम नहीं पता है, उसके बारे में पता है वो कहाँ से आया है, तो हम कह देते हैं हमारे घर में लखनवी लोग आए हैं या फिर बनारसी लोग आए हैं। या फिर जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं उसका भी हम ये बोल देते हैं ये बनारसी साड़ी ही कह लीजिए। जैसे बनारस की बनी हुई है तो बनारस से बनारसी साड़ी। अब आगे देखिए, विशेषण के कुछ कार्य होते हैं। विशेषण के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हैं। पहला क्या है? विशेषण विशेषता बताता है। पहला है विशेषता बताना। विशेषण के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाती है। जैसे मोहन सुंदर है, यहाँ सुंदर मोहन की विशेषता बता रहा है। दूसरा है हीनता बताना। विशेषण किसी की हीनता भी बताता है। जैसे वह लड़का शैतान है, यहाँ शैतान लड़के की हीनता को प्रकट करता है। तीसरा है अर्थ सीमित करना। विशेषण द्वारा अर्थ को सीमित भी किया जाता है। जैसे काली गाय, यहाँ काली शब्द गाय के एक विशेष प्रकार का अर्थ बोध कराता है। चौथा क्या है? संख्या निर्धारित करना। विशेषण शब्द निर्धारित करने का काम भी करता है। जैसे एक आम, दो आम, यहाँ एक शब्द से आम की संख्या निर्धारित होती है।
अगला है परिमाण या मात्रा बताना। विशेषण के द्वारा मात्रा बताने का काम भी किया जाता है, जैसे 5 सेर दूध। यहाँ 5 सेर से दूध की निश्चित मात्रा का अर्थबोध होता है। अगला देखिए, विशेष और विशेषण में संबंध क्या है। विशेषण शब्द या फिर संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वहाँ पर उसे विशेष्य कहते हैं। वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, कभी विशेषण विशेष्य के पहले आता है और कभी विशेष्य के बाद आता है। आगे देखिए, विशेषण की कुछ अवस्थाएं भी होती हैं या फिर तुलना भी होती है, जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं डिग्री। तो ये देखिए क्या होता है, तुलनात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार की विशेषता बताने वाले पदार्थों या व्यक्तियों के मात्रा का अंतर होता है। आप देखते होंगे, आपको एग्ज़ाम के प्रश्न में ये ज़रूर देखने को मिल जाता है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। तुलना के विचार से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं, खासकर ये अवस्थाएं ही पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। तो इसको देखिए, पहला क्या होता है, मूल अवस्था यानी कि पॉजिटिव डिग्री। दूसरा है उत्तरावस्था यानी कि कंपैरेटिव डिग्री। तीसरा है उत्तमावस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही पूछेगा कि मूल अवस्था आपको दे देगा और ये पूछेगा कि इसकी उत्तरावस्था या फिर इसकी उत्तमावस्था क्या होगी। तो आइए कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था या फिर उत्तमावस्था। तो मूलावस्था दिया हुआ है लघु। लघु का उत्तरावस्था होगा लघुतर और उत्तमावस्था होगा लघुतम। अधिक का अधिकतर, अधिकतम। कोमल का कोमलतर, कोमलतम। सुंदर का सुंदरतर या फिर सुंदरतम होगा उत्तमावस्था। और उच्च का उत्तरावस्था होगा उच्चतर, उच्च का उत्तमावस्था उच्चतम। प्रिय का प्रियतर या फिर उत्तमावस्था होगा प्रियतम। तो गाइस, आज का टॉपिक बस यहाँ तक ही। आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा, और आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। आप इसको नोट्स बना सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।